हाय दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे सीएमई के वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन को। सीएमई ने बढ़िया नोट दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें सारे टॉपिक को बहुत संक्षेप में अच्छे से किया गया। तो इसमें शुरू करते हैं आज हम लोग टू द पॉइंट डायरेक्ट। चैप्टर 1 खगोल की सौरमंडल। सौरमंडल यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो आकाशगंगा से मिलकर बना होता है, आकाशगंगा सौरमंडल से मिलकर बना होता है। यानी सौरमंडल आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल होते हैं और इन अनेक आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वह महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर है, जिसकी खोज जॉर्ज लेमेंटियर ने की थी। इसकी व्याख्या करने का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट वेगनर को जाता है और इसका नामकरण यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का नामकरण फ्रेड होयल ने दिया था। इसके तहत इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की थी और इसने कृष्ण बीवर यानी ब्लैक होल की परिकल्पना कहा था। टकराव का सिद्धांत बफर ने दिया था और निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। ब्रह्मांड जो है वो आकाशगंगाओं से मिलकर बना होता है और आकाशगंगा अनेक सौरमंडल से मिलकर बना होता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक ने दी थी। चंद्रशेखर सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है। आकाशगंगा को सर्पिलाकार, अंडाकार, अनियमित आकार के गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा में कुल 88 तारामंडल होते हैं। ध्रुव तारे का संकेत जो है वो सप्तर्षि तारामंडल से प्राप्त होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा की एक परिक्रमा हमारा सूर्य जो है वह 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सौरमंडल का जो निर्माण है वो लगभग आज से 4.53 से लेकर 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इस सौरमंडल में जो ग्रह है उसमें सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बौने ग्रह में यम यानी प्लूटो को रखा गया है और 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो बौने ग्रह में है। बाकी 8 ग्रह है। उपग्रह तो पृथ्वी का जो एक उपग्रह है, सैटेलाइट जो चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच अनेक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। धूमकेतु और पुच्छल तारा पाया जाता है। उल्का और टूटता हुआ तारा भी इसमें सौरमंडल का हिस्सा है। निहारिका जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है, यार निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सौरमंडल का भाग है, तो उल्का, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह और निहारिका। तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। कॉपरनिकस 16वीं शताब्दी में एक पोलैंड निवासी साइंटिस्ट, इसने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे पहले कॉपरनिकस जो 16वीं सदी में पोलैंड निवासी था, इसने बताया था। केपलर ने ग्रह की गति का सिद्धांत दिया था और यह भी 16वीं सदी में ही दिया था। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने का पैमाना है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने का एक इकाई है, यूनिट है। एक खगोलीय इकाई जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है खगोलीय इकाई कहलाता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के तुल्य होता है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि लगभग में 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, जो जिसे ग्राउंड फिगर में 15 करोड़ माना गया है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी ग्रह के पास जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। तारों का रंग जो होता है वह ताप से संबंधित होता है, यानी तारों का जो रंग होता है, तारा चमकीला अधिक है तो उसका तापमान अधिक होगा। यानी तारों का रंग और तारों का जो रंग होता है और उसकी एज जो होती है वह ताप से डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। बृहस्पति और शनि सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच होता है और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में बुध और शुक्र 2 ग्रह आते हैं। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य एक तारा है, यह ग्रह नहीं है। इसकी संरचना तो इसके केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होता है वो अत्यधिक ताप के कारण गैस और प्लाज्मा यानी द्रव की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, उस अवस्था में आकर ऊर्जा का निर्माण करता है। और सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके कोर का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इसका आकार जो है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा जो है सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है वह 3 जनवरी के दिन सबसे कम दूरी होता है, लगभग में 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है और पृथ्वी सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। इस घटना को उपसौर और पृथ्वी सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होता है लगभग 15.14 करोड़ 96 लाख न्यूनतम होता है। 15 करोड़ 10 लाख के आसपास अधिकतम दूरी होता है। यह
4 जुलाई की घटना होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा घुस जाता है तो यही घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होता है, प्रतिपदा को अमावस्या। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एंट्री ले लेता है तो यही घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। पूर्णिमा की रात्रि में होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की घटना नहीं होती है। डायमंड रिंग एक घटना घटित होती है, डायमंड रिंग जिसे हीरक विलय कहते हैं। यह डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? जब सूर्य ग्रहण लगा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा जो होता है वह सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। सूर्य को जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेता है, सूर्य को जब चंद्रमा पूरी तरह से ऐसे ढक लेता है तो इसके चारों ओर जो एक वलय की आकृति बन जाती है, डायमंड की तरह चमकते रहता है, तो यही स्थिति डायमंड रिंग कहलाती है। और कुछ सेकेंड यानी सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद एक वलय की घटना, वलय की आकृति दिखाई पड़ती है और यह चमकता हुआ वलय हीरे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। वसंत विषुव और शीत विषुव, विषुव मतलब होता है कि सूर्य जो है, वसंत का अर्थ होता है कि सूर्य का विषुवत रेखा पर चमकना। सूर्य कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया और यह मकर रेखा हो गया। तो सूर्य जब इस विषुवत रेखा पर चमकता है, सूर्य जब विषुवत रेखा पर चमकता है तो यही घटना विषुव कहलाती है। यह 2 बार चमकता है, एक बार जब सूर्य इधर की ओर आता है, उत्तर दिशा की ओर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है कर्क की ओर, तो यह घटना वसंत विषुव 21 मार्च को होती है जब विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है। 22 और 23 सितंबर को सूर्य जब दक्षिण गोलार्ध में जाता है तो फिर इस विषुवत रेखा को यहाँ से लौटने के बाद क्रॉस करता है, तो 22-23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। शीत वसंत और इन 2 तिथियों को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर चमकता है और इस तिथि को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 30 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर चमकता है। इसी को बसंत विषुव 21 मार्च को और शीत विषुव 22 या 23 सितंबर को कहा जाता है। 23 सितंबर को शीत विषुव का मतलब होता है कि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम बढ़ जाता है, इसलिए इसे शीत विषुव कहा जाता है। और सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में आता है तो इसे बसंत विषुव कहा जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है। तो दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क संक्रांति यानी सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है, सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो यह घटना कर्क संक्रांति कहलाती है। सूर्य कर्क रेखा है, मकर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। तो सूर्य जब इधर की ओर आता है तो कर्क रेखा पर जिस दिन चमकता है, तो यानी 21 मार्च से को सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है और 21 मार्च से आगे बढ़ते हुए सूर्य जो है कर्क रेखा पर पहुंचता है 21 जून को। 21 जून को जब कर्क रेखा पे सूर्य पहुंचता है तो कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य पहुंचता है, तो यही घटना कर्क संक्रांति कहलाती है। यानी सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में यह दिन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि 21 जून के बाद सूर्य पुनः लौटने लगता है और पुनः लौट के जब सूर्य लौटने लगता है तो फिर से यह विषुवत रेखा पर पहुंचता है 23-22 सितंबर को और फिर यहाँ से मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है। तो जब मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुँचता है और जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुँचता है तो इस दिन दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और हम लोग के इधर उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और दक्षिण गोलार्ध में रात सबसे बड़ा होता है। 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून कर्क संक्रांति का समय होता है, जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है मकर संक्रांति, जिसमें शीत संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है और उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ा और दिन सबसे छोटा होता है। सूर्य से विभिन्न ग्रहों का संबंध देख ले तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर बृहस्पति, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यह सीरीज में है। यानी सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह है। ग्रह के आकार पर तो आकार यानी बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये 4 हो गया। 5वें नंबर पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के बाद शुक्र है, जिसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन या भोर का तारा या साय का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन, भोर का तारा, साय का तारा कहा जाता है, इसे मासी ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद शुक्र के बाद मंगल है और सबसे छोटा बुध है, तो यानी सबसे छोटा बुध है और सेकंड सबसे छोटा मंगल है, थर्ड सबसे छोटा शुक्र है और पृथ्वी है। बाकी बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो है वह सबसे बड़े ग्रह में है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सर्वाधिक उपग्रह जो है वो सबसे अधिक उपग्रह अभी तक तो बृहस्पति का था, लेकिन 2023-24 में शनि के ग्रहों की संख्या एकाएक 70-80 मिल गई, जिस वजह से इसके ग्रहों की उपग्रह सैटेलाइट की संख्या 146 हो गई। सबसे अधिक उपग्रह अभी शनि के पास है 146 और बृहस्पति के पास है 88।
हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस वाले ग्रह तो मंगल, बृहस्पति, शनि है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये 3 गैस जिस ग्रह पर पाए जाते हुए ग्रह है मंगल है, बृहस्पति है और शनि। तो मंगल, बृहस्पति, शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाए जाते हैं। सूर्य सौरमंडल के प्रधान आकाशीय पिंड है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग में 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 मिलियन किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर, अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी है। 14.96, 14.98 ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त पर 12 घंटे से अधिक के समय तक सूर्य का प्रकाश जो है वो विद्यमान होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। फोटोस्फीयर सूर्य की चमकीली बाह्य परत होती है, फोटोस्फीयर। अब ग्रह की बात, तो सबसे पहला ग्रह बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर 88 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर मार लेता है। और सूर्य के जितना नज़दीक गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके एक भी सैटेलाइट नहीं है। बुध कि एक भी, शुक्र के भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, बुध के भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, शुक्र के भी एक भी सैटेलाइट नहीं, शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह जो है वह शनि का, अभी ऊपर देखा 140, उसके बाद बृहस्पति का 88 है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट चंद्रमा है। शुक्र की बात, तो बुध 1 नंबर का ग्रह, शुक्र दूसरा ग्रह जिसे वेनस कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी का वहन इसे कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा वहन आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इस वजह से पृथ्वी और मंगल के समान दिन का मान एवं अक्ष का समान झुकाव इसका भी है। शुक्र का भी है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसलिए इसे सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे मात्रा अधिक है। सुबह और शाम का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। इसमें चर्चित अभियान जो है वो मैगलन अंतरिक्षयान 1989 में गया था शुक्र ग्रह पर जांच पड़ताल के लिए। पृथ्वी के सबसे निकट अगर कोई उपग्रह है तो यह शुक्र ही है। पृथ्वी तीसरा ग्रह, तो सबसे अधिक घनत्व 8 ग्रह में सबसे अधिक डेंसिटी अगर देखा जाए तो पृथ्वी का है 5.5। पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 सबसे अधिक है, बाकी का घनत्व इस 5.5 से कम ही है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है। सूर्य से संबंध, तो प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड, 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का समय पृथ्वी पर लगता है। पृथ्वी की गति जो है 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से। लगभग 365 दिन 6 घंटे में यह पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही 365 दिन एक वर्ष का होता है और 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है। यही 6 घंटे बढ़ते बढ़ते चौथे साल पूरा एक दिन हो जाता है और 366 दिन का हो जाता है। वही साल लीप ईयर 29 तारीख का फरवरी होता है। 6 घंटे बढ़ के 4 साल में 24 घंटा एक दिन बन जाता है। दिन और रात के कारण अपने अक्ष का परिभ्रमण जो है वह एक चक्कर 24 घंटे में पृथ्वी कर लेता है। मौसम परिवर्तन के कारण, तो मौसम में पृथ्वी पर मौसम जो परिवर्तन होता है उसका कारण है सूर्य का परिक्रमा और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के कारण क्या है, तो मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला कारण कि यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, दूसरा कारण है कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो नाम है वह ग्रीन प्लेनेट रखा गया है। यह हरा प्लेनेट है। जीवधारी के कारण पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम यह कथन अरस्तु ने चौथी सदी ईसा पूर्व में दिया था। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई तत्व है तो वह ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी के परत पर भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर सबसे अधिक होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,713.6 किलोमीटर है। पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। तो पृथ्वी में 3 परत पाई जाती है, 1 2 3। तो पृथ्वी का जो ये केंद्र वाला परत है इसमें सियाल पाया जाता है। सियाल SIL, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम ऊपरी परत में। इसमें सीमा पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और निफे इसमें निकेल और सबसे लास्ट परत में निफे। तो सियाल, सीमा, निफे में निकेल और फेरस पाया जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र में निफे और फिर निकेल और फेरस पाया जाता है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है यहाँ पे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है। जीवन की संभावना, बर्फ, हिम, शीत। चर्चित अभियान मंगल के लिए मैरिनर 9 1971 में नासा द्वारा किया गया था। मंगलयान इसरो ने 2013 में दिया।
फेबोस और डेमोस इसके दो मंगल के उपग्रह है। मंगल के दो सैटेलाइट है, डेमोस और फेबोस। बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह, अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज घूमता है, 12-13 घंटे में एक चक्कर मार लेता है। शनि, यह वलय, इसके चारों ओर वलय और छल्ला पाया जाता है। शनि का वलय और छल्ला पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 29.4 वर्ष में यह पूरा करता है। सर्वाधिक उपग्रह इसका शनि का उपग्रह सबसे अधिक 82 से अधिक हो चुका है, 146 हो चुका है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला जो उपग्रह है वह शनि है और सबसे अधिक पृथ्वी। सबसे कम शनि, सबसे अधिक पृथ्वी। इसका शनि का घनत्व इतना कम है कि इसके बारे में कहा जाता है कि पानी में भी तैर सकता है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है, तो शनि वह ग्रह है जो पानी में भी तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में यह एक परिक्रमा सूर्य की करता है। अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो 2 उपग्रह जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी के 6 के 6 उपग्रह पश्चिम से पूर्व घूमता है। इसी वजह से सूर्योदय पूर्व में होता है। लेकिन यह जो 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण, यह पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसलिए सूर्योदय यहाँ पश्चिम दिशा में होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, उल्टा घूमता है। शुक्र भी पूर्व से पश्चिम घूमता है और अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है, यह सूर्य के सर्वाधिक दूर उपस्थित ग्रह है। इसकी परिक्रमा में सबसे अधिक 163 साल का समय लगता है। सबसे ठंडा है, सबसे दूर है, तो स्वभाव से सबसे ठंडा होगा, सब दूरी के कारण सबसे ठंडा है। यम, जिसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से ग्रह का दर्जा छीनकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अक्षांश, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी ये पृथ्वी अगर है और यह विषुवत रेखा है, यदि है तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इस यहाँ से किसी भी बिंदु पर, यहाँ का अगर सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ से किसी भी बिंदु पर मानी गई कोणीय दूरी जो होती है वही अक्षांश कहलाती है। तो ये एक अक्षांश हो गया, फिर यहाँ से कोणीय दूरी, ये दूसरा अक्षांश हो गया, तीसरा अक्षांश। तो इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं जो कि विषुवत रेखा के समांतर होती है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, शून्य अक्षांश, इसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 180 होती है और अक्षांश रेखाएं जो होती है वो 179 होती है। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या 181 होता है। एगो ई हो गया, 90 इधर 90 इधर, 181 कुल होता है। इनके बीच की जो दूरी होती है, यानी 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, यह विषुवत रेखा है, तो 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है यह कितना 111 किलोमीटर होती है। यानी इस दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इधर भी अगर 2 अक्षांश है तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जब जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में यह विषुवत रेखा है और ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री, यहाँ पे अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है तो यही 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है, इसी 23.5 डिग्री अक्षांश को एक नाम दे दिया गया है जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। इस 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। तो यह मकर रेखा है दक्षिण गोलार्ध में और यह कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। तो यह कर्क रेखा इधर है और दक्षिण गोलार्ध में इसे 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में इसे कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा एवं प्रधान मध्याह्न रेखा, विषुवत रेखा एवं प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन गिनी की खाड़ी, यानी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी है, वहाँ पे विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन होता है। यह पृथ्वी है अगर, तो यह विषुवत रेखा है और प्रधान मध्याह्न रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच मेन टाइम से गुजरती है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, यही प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो यह दोनों जो है वह विषुवत रेखा और यह दोनों जो जहाँ पे मिलती है यह गिनी की खाड़ी है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश है, इसी का हिस्सा है। इसी गिनी की खाड़ी में दोनों रेखाएं मिलती है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो यह अक्षांश था। अब ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है यही रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यही रेखा जो होती है देशांतर रेखा कहलाती है। यही रेखा देशांतर, तो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इसमें जो ई वाला देशांतर होता है यह 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। इसी 0 डिग्री देशांतर को इसी ही प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिया गया है। यानी टाइम का निर्धारण इसी 0 डिग्री देशांतर से होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा इसे कहा जाता है, 0 डिग्री इसको मान लिया गया है। इसके इधर 180 को देशांतर है और इसके आगे की तरफ भी 180 है। यानी इसके पूर्व और पश्चिम, इसके पूर्व इधर पूर्व हो गया ईस्ट में
और इधर वेस्ट में 180 देशांतर रेखाएं, तो इसके पूर्व में और पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। और ये 180 देशांतर जो रेखाएं हैं, ये पूर्ण गोलाकार पृथ्वी को पर ये जो पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं इस प्रकार बन जाती है। यह जीरो इसके आगे 180 तो कुल 360 देशांतर रेखाएं बन जाती हैं। एक देशांतर जो होता है, 1 डिग्री देशांतर का मान जो होता है वह 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर का जो मान होता है यह 4 डिग्री होता है। 1 डिग्री देशांतर का मान जो होता है कितना, 4 मिनट होता है। 10 डिग्री देशांतर का मान 40 मिनट हो गया। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि ये पृथ्वी है तो यह 0 डिग्री देशांतर हो गया, यह 0 डिग्री देशांतर हो गया। लेकिन इसके पीछे बगल साइड से एक और ठीक इसके अपोजिट साइड 180 डिग्री जहाँ से पीछे से गुजरेगा वही देशांतर 180 डिग्री देशांतर होता है। उसके पीछे से जो अपोजिट साइड से जाएगा वो 180 डिग्री देशांतर होता है, जहाँ पे तिथि चेंज हो जाती है। इस 180 डिग्री देशांतर के इस साइड आने पे 1 दिन का अंतर हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री इधर से जाने पे तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाता है। तो इसी 0 से 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का समय अंतर होता है। तो 12 घंटे के अंतर के बाद रात जब चेंज होता है तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाता है। 12 घंटा इधर, 12 घंटा इधर, तो 24 घंटा। तो 180 डिग्री पहुँचने पे 24 घंटा हो जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री था वह यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर गुजरती। तो प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर में एक जल संधि होता है जिसे बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य कहा जाता है, इसी से गुजरती है। प्रधान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर व भारत के मानक समय के बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। और यह 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर का अंतर होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर, और भारत का जो मानक समय का निर्धारण किया गया वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया गया। यानी भारत का जो समय का निर्धारण होता है वह 182 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। तो भारत का जो यह समय है यह गुजरता है उत्तर प्रदेश के नैनी से मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरता है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का जो समय का निर्धारण होता है यह जो गुजरा हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से आगे की ओर बढ़ने पर 180 डिग्री पहुंचने पर जब डेट चेंज होता है तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा 97 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो भारत का जो समय का निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि यह पृथ्वी में यह जो तिथि समय का जो निर्धारण 0 डिग्री से हुआ है, यहाँ से भारत जो है वह 82.5 डिग्री आगे देशांतर पे आगे है 82.5 डिग्री। तो यह जो 0 डिग्री है यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पे भारत में कितना बजेगा, तो यह ग्रीनविच मीन टाइम, यानी लंदन में यदि 12 बज रहा है तो ग्रीनविच मीन टाइम में 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। तो 82.5 डिग्री हो जाएगा 82.5 गुना 4, तो यह आ जाएगा 390। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आएगा 330। तो यह 330 हो जाएगा 5.5 घंटा, 330 मिनट मतलब 5 घंटा 30 मिनट। तो यही 330 जो आएगा 5 घंटा 30 मिनट। यानी अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो भारत में बजेगा 5:30 मिनट। ब्रिटेन में अगर 1 बज रहा है तो भारत में बजेगा 5.5 घंटा। यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, तो पृथ्वी का इतिहास, तो पृथ्वी कब बना, कितने दिनों में बना, इसको बनने में कितना टाइम लगा, अनेक पीरियड है, टाइम है। इसको देखते तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का है। तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को सबसे पहले जानने का प्रयास किया था फ्रांस के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कास्ते द बफन। इसने सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को समझा, जाना और अनेक पार्ट में डिवाइड किया। पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया है जिसे कि यान कहा जाता है, एरा यान। और इसी यान को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। और इस यान को क्रमिक रूप से जो व्यवस्थित कहा गया जिसे कहा गया महाकल्प। यान महाकल्प में विभक्त था, बटा हुआ है। यही महाकल्प को फिर कल्प में तोड़ दिया गया। यही महाकल्प क्या, कल्प में, महाकल्प का खंडन कल्प में हुआ और कल्प को बांट दिया गया पुनः युग में। तो यही कल्प बट गया युग में और इसी युग से अभी चल रहा है।
तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, सबसे पहला जो कल्प आता है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है। इस महाकल्प में क्या होता है, पृथ्वी जो है वह वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में, यानी वायव्य अवस्था से एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी गैसीय फॉर्म में था, वहाँ से आया लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था में आई और पुनः यह और तथा पुनः धीरे धीरे ठोस पटल का निर्माण शुरू हो गया। किस युग में, तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण, उसकी विशेषताएं निम्नवत है। प्रथम कल्प की बात करें तो प्रथम कल्प में पृथ्वी कैम्ब्रियन कल्प में देखें तो पृथ्वी के ऊपर छिदले सागरों का विस्तार था और तथा स्थल भाग पर सागरों का प्रसार तथा उतार होता रहा। आर्डोविशियस कल्प में इस समय पर्वत का निर्माण आरंभ होता है। सिलूरियन कल्प में, इस कल्प में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म आरंभ हो जाता है सिलूरियन कल्प में, और प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार इसी सिलूरियन कल्प में होता है। उसके बाद डिवोनियन कल्प, तो डिवोनियन कल्प में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में बाहर निकलती है, मछली की उत्पत्ति होती है, मछली का जन्म होता है और इसी वजह से डिवोनियन कल्प को मत्स्य एरा, मत्स्य कल्प, मत्स्य का युग भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस काल, सबसे पहले एम्फीबियन का उदय इसी कार्बोनिफेरस काल में होता है। उसका द्वितीय कल्प में पर्मियन कल्प, तो पर्मियन कल्प में रेंगने वाले जो जीव होते हैं उसका विकास आरंभ हो जाता है। यूरोप, एशिया और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊंचे पर्वतों का जो है वह अभिभ्राव होता है, इन पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म होता है पर्मियन काल में। उसका ट्रियासिक कल्प में रेप्टाइल का जन्म होता है, डायनासोर का विकास होता है। जुरासिक कल्प आता है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक के तहत विभाजन हो जाता है। क्रिटेशियस कल्प में खड़िया मिट्टी का जमाव होने लगता है। इस कल्प की प्रमुख विशेषता है रॉकी एंडीज पर्वत, यूरोप महाद्वीप और पनामा कटक की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में होता है। उसके बाद आता है तृतीय कल्प जिसे कि टर्शियरी युग कहा जाता है। बिहार के अधिकतर चट्टानों का निर्माण टर्शियरी कल्प का ही है, तृतीय काल का ही है, जिसमें पैलियोसीन युग आता है, स्तनधारी का काल माना जाता है। ईओसीन में, इस युग में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास होता है। तो तृतीय कल्प में पैलियोसीन युग में स्तनधारी का काल माना जाता है। ईओसीन युग में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास होता है। हिमालय की रचना आरंभ हो जाती है ईओसीन युग में। ओलिगोसीन युग में आल्पस पर्वत का निर्माण होता है। मायोसीन युग में हिमालय की द्वितीय श्रेणी लघु हिमालय का उत्थान होता है और प्लायोसीन युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर का निर्माण इसी प्लायोसीन युग में होता है। चतुर्थ कल्प में प्लेस्टोसीन युग, इस युग में सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति बनती है। होलोसीन युग, जिसमें यूरोप में वनों का विस्तार आरंभ हो जाता है होलोसीन युग में। उसके बाद महाद्वीप का निर्माण होता है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप मुख्य रूप से बन के निकलते हैं। इन 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल और पृथ्वी के कुल भूमि के क्षेत्र का प्रतिशत घटते क्रम में दिया गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसका जो है एरिया है कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी कुल क्षेत्रफल का 29.8%, कुल क्षेत्रफल 29.8% है पृथ्वी के कुल एरिया का, और इसमें कुल 48 देश जो है वो शामिल हैं। दूसरा है अफ्रीका, यह कुल 4,45,68,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है अफ्रीका महादेश। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है जिसमें 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। 20% एरिया कवर करता है यह पूरे वर्ल्ड का। इसमें कुल 54 देश है। उत्तरी अमेरिका में 2,44,00,000 उत्तरी अमेरिका जो है वह 2,44,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है 16.2% एरिया के साथ। 23 देश इसमें कवर होते हैं। दक्षिण अमेरिका में 17,19,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका। 11.8% नहीं गलती लिखा है, 1,71,00,000 हुआ। 11.8% एरिया में फैला हुआ है। 12 देश इसमें कवर होते हैं। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका लगभग 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 9.2% कवर करता है। यूरोप में यह यूरोप 6.8% को कवर करता है, 9,94,78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यूरोप में 49 देश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में तो यह है 77,41,220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के कुल भूमि का 5.9% कवर करता है। प्रमुख कुछ द्वीप, तो कुछ महाद्वीप था, अब कुछ द्वीप है। महाद्वीप का ही छोटा हिस्सा द्वीप कहलाता है, जिसमें पहला नाम आता है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और यह दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। दूसरा द्वीप जो है वो न्यू गिनी है। बोर्नियो द्वीप, यह इंडोनेशिया का अधिकार है। यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ये चारों देश का इस पर अधिकार है। ये चारों देश का कब्जा है। उत्पत्ति इसकी ज्वालामुखी के निक्षेप से हुई। इंडोनेशिया पश्चिम से पूर्व इंडोनेशिया
का अनेक द्वीपों पर अधिकार है। तो इंडोनेशिया का पश्चिम से पूरब की ओर द्वीप, तो इंडोनेशिया का सबसे पश्चिम में जो द्वीप है जावा द्वीप है, जिस पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। दूसरा द्वीप इंडोनेशिया का सुमात्रा है, बाली है, लोम्बोक है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है, लगभग 17,508 द्वीप पर इंडोनेशिया का क्षेत्र फैला हुआ है। जापान, यह उत्तर से दक्षिण द्वीप, तो जापान में उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर देखें तो सबसे पहले होकाइडो द्वीप है, फिर होन्शु द्वीप है। जापान में होकाइडो उत्तर से दक्षिण यानी इधर होकाइडो द्वीप है, फिर होन्शु द्वीप है, फिर शिकोको द्वीप है, फिर शिकोको द्वीप हो गया। चौथे नंबर पे क्यूशो द्वीप है, क्यूशो चौथे नंबर का द्वीप है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है, 2 नंबर का। सबसे बड़ा जो द्वीप है यह 2 नंबर का होन्शु द्वीप है। राजधानी टोक्यो इसी होन्शु द्वीप पर अवस्थित है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, जिस पर राजधानी टोक्यो अवस्थित है। फरो द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है, फेरो द्वीप समूह को स्वीप द्वीप समूह कहा जाता है। मेडागास्कर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। गैलापोगस टापू, जिस पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था इसी गैलापोगस टापू पर, तो गैलापोगस द्वीप जो समूह जो प्रशांत महासागर में है, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग इसी गैलापोगस टापू के द्वीप पर किया था। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है मानी जाती है। ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ गैस, राख, लावा आदि पदार्थ निकलकर धरातल तक पहुँचता है ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पाया जाता है। निकलने वाली अन्य गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड HS हो गया, उसके बाद H2 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और He हीलियम, ये सभी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्रेटर, तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीप आकार का गर्त। क्रेटर क्या होता है, तो ज्वालामुखी के ऊपर कीप आकार का एक गर्त, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कीप आकार का एक गर्त होता है, यही क्रेटर कहलाता है। क्रेटर जब पुराना हो जाता है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और वह एक झील बन जाता है। और इसी क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार, महाराष्ट्र का लोनार झील। गीजर, तो गर्म जल का स्रोत गीजर कहलाता है, जिसमें समय समय पर गर्म जल की फुहार निकलती रहती है। और इसमें फेथफुल गीजर, जो दुनिया का सबसे विख्यात गीजर है फेथफुल गीजर, ये येलो नेशनल पार्क अमेरिका में पाया जाता है यह गीजर। और यह हमेशा गर्म पानी निकलती रहती है। और अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के निकट स्थित कटमई प्रदेश में हजारों धुआरों की घाटी पाई जाती है। हजारों धुआं घाटी के नाम से इसी को ही फेथफुल गीजर को जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार, ज्वालामुखी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। सक्रिय, एक्टिव हो गया, प्रसुप्त कम एक्टिव, और इनएक्टिव जो मृत हुआ प्रायः। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः माना जाता है कि विस्फोट हाल फिलहाल में हुआ है, हमेशा होते रहता है, धुआं लावा निकलते रहता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह किलायू की ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, जो इटली में स्थित है। सिसिली द्वीप पर स्थित इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वह स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। यह स्ट्रोम्बोली जो है लिनारी द्वीप पर इटली में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है वह ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी 6893 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत में बैरन द्वीप जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पाया जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो यह दीर्घकाल से विस्फोट नहीं होने के कारण प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन कभी भी संभावना है कि इसमें उद्गार संभव हो सकता है। फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका, जिसे माउंट सेंट हेलेंस जापान के फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान सागर में पाया जाता है, यह भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम दोनों अंडमान सागर में पाया जाता है। मृत ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट बंद हो चुका है। किलिमंजारो की ज्वालामुखी तंजानिया, धिनोधर हिल गुजरात में और तोमस हिल, ये सब मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। पर्वत श्रेणी कई प्रकार के पाए जाते हैं। एक मोरदार हो गया, अवरोध, अपशिष्ट पर्वत, गुंबदाकार पर्वत। तो मोरदार पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो मोरदार पर्वत का उदाहरण है, जिसमें नाम आता है एंडीज का। यह दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है। दूसरा सबसे मोरदार पर्वत रॉकी पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा पर्वत एंडीज है, दूसरा जो है वो रॉकीज है। तीसरे नंबर पर हमारा हिमालय आता है, जो 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी लंबाई मतलब ऐसे लंबाई में। और ऊंचाई में सबसे ऊंचा जो है वह हिमालय है। तो यह पर्वत लंबाई में इससे लंबा हुआ, लेकिन ऊंचाई में इस लंबाई में अनेक चोटियाँ होती हैं। इन्हीं चोटियाँ में एक चोटी हिमालय है जो सबसे ऊंची है। तो ये लंबाई में सबसे लंबा हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, लेकिन ऊंचाई में हिमालय श्रेणी की, हिमालय एक श्रेणी है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची एक चोटी का नाम है हिमालय। यह जो कि माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 8848 मीटर है।
तो लंबाई में सबसे लंबी जो है हो जाएगी वो एंडीज हो जाएगी 1 नंबर की। 2 नंबर की हो जाएगी रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका के है। और 3 नंबर पे आएगी हमारा एशिया महादेश में हिमालय। आल्प्स यूरोप की 1200 किलोमीटर लंबी 4थे नंबर पे आती है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। 1 मिनट। तो मुर्दार पर्वत हो गया। अवरोधक पर्वत, तो अवरोधक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, जो मतलब बीच में होता है, दो भूमि के बीच का माउंटेन ब्लॉक माउंटेन अवरोधी पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे सर्वाधिक विस्तृत जो है वह ब्लॉक माउंटेन अगर देखा जाए तो अमेरिका महादेश में कैलिफोर्निया में पाया जाता है सियरा नेवादा विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत अवरोधी पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट दूसरा जो कि जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। सियरा नेवादा अमेरिका में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। यह राइन नदी के किनारे अवस्थित है। साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। और वोस्गेस पर्वत जो है फ्रांस से पाया जाता है। अपशिष्ट पर्वत, तो अपशिष्ट पर्वत में अपलेशियन पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन पर्वत पाया जाता है। अरावली जो कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो भारत के राजस्थान गुजरात क्षेत्रों में पाया जाता है, दिल्ली तक फैला हुआ है। गुंबदाकार पर्वत, तो इसमें ब्लैक हिल्स अमेरिका का है, फ्यूजियामा जापान का है, और कोटापेक्स जो है वो इक्वाडोर का है। ये सब गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण, तो कोटापेक्स इक्वाडोर का है, फ्यूजियामा जापान का, और ब्लैक हिल्स अमेरिका का है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। हिमालय हो गया था। आल्प्स पर्वत यूरोप में है, 1200 किलोमीटर लंबा है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिनले 6190 मीटर। तो अलास्का एक पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। इस माउंट मैकिनले की ऊंचाई 6190 मीटर है। अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो अमेरिका महादेश में है। रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अल्ब्रुस पर्वत है जो 5642 मीटर है। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम किलिमंजारो है जो 5895 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नवीन मुर्दार पर्वत में ही पाई जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। पैकारामा पर्वत जो है वह दक्षिण अमेरिका के गुआना उच्च भूमि पर अवस्थित है। टॉरस पर्वत श्रेणी जो है जिसका विस्तार एशिया माइनर यानी वर्तमान के तुर्की में भूमध्य सागर के तट के समांतर हुआ है। हिमालय का विस्तार जो है वह अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। हिमालय जो पर्वत है वह भारत होते हुए आगे म्यांमार में चला जाता है। तो इसी का म्यांमार में जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला वो हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का ही फोल्ड माउंटेन मूव कर गया है और चला गया म्यांमार में। तो हिमालय का ही जो हिस्सा है वह चला गया है म्यांमार में, और जिसका नाम म्यांमार में नाम दे दिया गया है अराकान योमा। तो अराकान योमा हिमालय का ही एक हिस्सा है जो आगे की ओर बढ़ गया है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। तो एक पर्वत श्रृंखला है पिरेनीज किन दो देशों को अलग करती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फ्रांस और स्पेन को जो पर्वत अलग करती है उसी का नाम पिरेनीज है। पिरेनीज इस दो देशों के बीच में आ गया है। पिरेनीज यह 2 देशों के बीच में आ गया था। 2 देश कौन है? स्पेन और फ्रांस के बीच में आ गया है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। शुष्क प्रदेश मरुस्थल, तो जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, औसत वार्षिक वर्षा माना गया है कि 120 सेंटीमीटर। जहाँ यह वर्षा की दर 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ की भूमि जो है वह मरु हो जाती है, और वही भूमि मरा हुआ भूमि ही मरा हुआ स्थल कहलाता है। विश्व में जो अधिकांश मरुस्थल है वह अधिकांश उष्ण है यानी गर्मी है। 15 से 30 डिग्री अधिकांश जो उष्ण मरुस्थल पाया जाता है वह 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। यह कह रहा है कि विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल नहीं, उष्ण मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्ष और दक्षिण अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों में पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि विश्व के जो भी अधिकांश मरुस्थल है, यह अगर पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ऊपर जाने पर 1 2 3 4 इधर 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, इधर 90 डिग्री अक्षांश 1 2 3 4 करते करते ये कह रहा है कि 15 से 30 डिग्री यानी 0 से इधर 15 30 45 60 90। तो ये कह रहा है कि 0 से 15 से 30, तो इस एरिया में अधिकांश मरुस्थल पाया जाता है। इधर भी 15 30 45 60 90। इधर भी कह रहा है कि अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 के बीच पाया जाता है। 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य 15 से 30 डिग्री अक्षांश, तो 15 से 30 डिग्री अक्षांश यही हुआ। इस बीच में मरुस्थल पाया जाता है। इस बीच में कहाँ? तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, और इस बीच में कोई महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप मान लीजिए है, इधर अगर समुद्र है तो यह मरुस्थल जो है उस मरुस्थल पश्चिमी किनारे पर पाया जाएगा, पूर्वी किनारे पर नहीं। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, अगर एशिया महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी किनारे पर, यूरोप महाद्वीप अगर यहाँ पे है तो इसके पश्चिमी किनारे पर। तो मरुस्थल की दशा क्या है? उस मरुस्थल की 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांश में महाद्वीप है, तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, पूर्वी किनारे पर नहीं, पूर्वी किनारे पर समुद्र किनारे नहीं, पश्चिमी किनारे पर जहाँ पे समुद्र पीछे की ओर है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच यह मरुस्थल पाया जाता है।
यूरोप महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या सबसे कम है। यूरोप महाद्वीप में सबसे कम मरुस्थल है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। व्यापारिक पवनें जो होती है जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है। जैसे कि यह पृथ्वी है और यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, तो व्यापारिक पवन कोई चला और ये इधर से चला, तो पवन जब धीरे धीरे स्थल में प्रवेश किया तो अंदर आते आते धीरे धीरे इसकी नमी जो है वो इधर इधर ख़त्म होते होते यहाँ लास्ट में पीछे पहुँचते कम हो जाती है। यही कह रहा है कि पवनें जब पश्चिम की ओर जाती है तो उसकी नमी और आर्द्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। सही बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर जो है वो मरुदोभक कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, तो कुछ मरुस्थल का नाम दिया गया, जैसे कि थार मरुस्थल, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई मरुस्थल है दुनिया में तो थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान के एरिया में पाया जाता है। यानी कोई ऐसा मरुस्थल जहाँ पे सबसे अधिक आबादी निवास करती है तो उस मरुस्थल में हमारे भारत का मरुस्थल का नाम आता है थार मरुस्थल, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर में पाया जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है इसी थार मरुस्थल में। यह जो सारा मरुस्थल है गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जो शीत मरुस्थल होते हैं, यानी बर्फ़ की वजह से ठंडे हो जाते हैं, जहाँ भी कुछ नहीं उगता है। तो मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, गर्म और शीत। तो गर्म मरुस्थल में जहाँ वर्षा 25 से कम होती है, थार मरुस्थल जहाँ बर्फ़ रहता है कुछ हो ही नहीं सकता, शीत मरुस्थल वो कहलाया। तो गर्म मरुस्थल में थार जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, अल नाफूद और रब अल खाली और हमद, तीन मरुस्थल जो कि सऊदी अरब में पाए जाते हैं। तो अल नाफूद, रब अल खली और हमद, अल नाफूद, रब अल खली और हमद, ये तीनों सऊदी अरब की मरुस्थल है। नूबियन मरुस्थल जो सूडान और मिस्र में पाया जाता है, नूबियन। सहारा, तो यह उष्ण यानी गर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर में शायद ये फैला हुआ है, नहीं 84 लाख वर्ग किलोमीटर में, देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन है। उत्तरी अफ्रीका सबसे बड़ा मरुस्थल शायद 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल, तो यह भी अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। अफ्रीका महादेश में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में यह पाया जाता है। विक्टोरिया मरुस्थल, तो विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, जिसको ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी कहा जाता है। गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया का ही मरुस्थल है, ध्यान रखें। थार कहाँ का है? भारत पाकिस्तान का है। अल नफूद, रबल खाली और हमद जो सऊदी अरब का है। नूबियन मरुस्थल सूडान और मिस्र में पाया जाता है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है, नील नदी से ही नील नदी को मिस्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सहारा मरुस्थल, तो यह उष्ण गर्मी का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उष्ण उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी भी उत्तरी अफ्रीका में, नामीबिया और बोत्सवाना देश में पाया जाता है। विक्टोरिया मरुस्थल जिसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठंडा मरुस्थल जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, तो टकला मकान जो कि चीन में पाया जाता है। चीन ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे टकला मकान जो मरुस्थल है वो भी ठंडा ही होगा। गोबी मरुस्थल तो मंगोलिया और चीन में पाया जाता है, यह भी ठंडा है। दस्ते लूट, तो दस्ते लूट जो ईरान में पाया जाता है, और दस्त ए काबिर दोनों ईरान में, दस्ते लूट और दस्ते काबिर दोनों ईरान में। काराकुम, तो काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में पाया जाता है। सोनरन मरुस्थल तो अमेरिका में। अटकामा मरुस्थल चिली और पेरू में पाया जाता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल तो अर्जेंटीना और चिली में पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। प्रमुख घास के मैदान में तो सेल्वास घास का मैदान अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कैंपोज घास का मैदान ब्राज़ील अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है। ये सभी जो घास का मैदान है उष्ण यानी कि गर्म घास का मैदान है, तो सेल्वास अमेजन बेसिन में, कैंपोज ब्राज़ील और अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला में, सवाना अफ्रीका महादेश में, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में और पटाना श्रीलंका में पाया जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान में, यह शीतोष्ण घास के मैदान, तो उष्ण घास के मैदान 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। यह पृथ्वी अगर है यह 0 डिग्री है, तो गर्म क्षेत्र जो होगा यह इसी आसपास होगा। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे ठंडा हो जाएगा, तो गर्म जो घास का मैदान है वो इन क्षेत्रों में पाया जाएगा, और ठंडा घास का मैदान ऊपर के क्षेत्रों में। तो ऊपर के क्षेत्रों में यानी अक्षांश ऊपर जाने में बढ़ेगा, तो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच ठंडा यानी शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, जिसमें प्रेयरी घास का मैदान जो कि ठंडा हुआ 30 से 45 के बीच पाया जाता है। अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। तो यह पृथ्वी है। प्रेयरी घास का मैदान जो अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, जो कि इन क्षेत्रों में पाया जाता है। पम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे यहाँ पे पाया जाता है। पुस्टैजी जो कि हंगरी में पाया जाता है। स्टेपी जो कि यूरेशिया में पाया जाता है, इधर एरिया में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो बेल्ट घास का मैदान भी दक्षिण अफ्रीका में इन क्षेत्रों में पाया जाता है। बेल्ट और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, तो यह डाउन्स भी ऑस्ट्रेलिया में इधर पाया जाता है। वायुमंडल, विभिन्न गैसों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है। विभिन्न गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन 78% योगदान देता है, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%। यह सबसे भारी गैस। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.0018% और हीलियम 0.0005%। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ पे ध्रुव है। तो ध्रुव पर जो ठंडी हवा अधिक होती है तो तापमान कम होता है, जिससे ध्रुव मंडल की जो
क्षोभ मंडल की मोटाई है वह कम हो जाती है और यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो 640 किलोमीटर के ऊपर। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें पाई जाती है, जैसे कि 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है, जिसको कि एक्सोस्फीयर कहते हैं। संचार उपग्रह स्थापना क्षेत्र यही है। 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है, जिसको कि आयनोस्फीयर कहते हैं। रेडियो तरंग या दूर संचार हेतु उपयोगी क्षेत्र है। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है, जिसमें जेट विमान यानी विमान के उड़ान के लिए सबसे सेफ एरिया स्ट्रेटोस्फीयर जो कि समताप मंडल कहलाता है। 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करता है। और क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल जिसको कि ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। मौसमी घटनाएं, बादल, ओला, लैप्सरेट, यह सब जो है ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती है। यह 0 से 12 किलोमीटर तक होता है और समस्त घटनाएं इसी क्षेत्र में घटित होती है। यहाँ पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। प्रति 1 किलोमीटर जाने पर तापमान जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है। तो वायुमंडल यह पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर अनेक एरिया है, जैसे कि क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर, यह क्षोभ मंडल का पार्ट हो गया। यह क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर तक यह क्षोभ मंडल पाया जाता है। फिर यह दूसरा समताप मंडल इसमें पाया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल इसमें पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल पाया जाता है। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन मंडल यहाँ पाया जाता है। और बहिर्मंडल सबसे ऊपर 640 किलोमीटर से ऊपर तो बहिर्मंडल, तो 640 किलोमीटर से ऊपर बहिर्मंडल, 80 से 640 आयन मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल, 12 से 50 किलोमीटर समताप मंडल और 12 से 50 के बीच में ही क्षोभ और समताप के बीच में पाया जाता है ओजोन परत जो यूवी रे को अवशोषित करता है। और क्षोभ मंडल जो कि 0 से 12 किलोमीटर, धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर जाने पर मिल जाता है क्षोभ मंडल। और धरातल से प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी प्रति 1000 मीटर ऊपर, यानी प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री गिरने लगता है। हवाएं, यानी ऊपर जाने पर तापमान कम होगा। हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें 40 डिग्री अक्षांश पर जब चलती है तो इस 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाले पवन को गरजता चालीसा। हवा का कुछ नाम है, जैसे यह पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यह जो एरिया है दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह 0 डिग्री हो गया, 10 डिग्री मान लें, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री ध्रुव पे। तो जब 40 डिग्री अक्षांश के बीच पवन चलती है दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जब साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ इधर आ जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब 40 डिग्री अक्षांश के बीच पवन जब चलती है पछुआ पवन, तो 40 डिग्री अक्षांश के बीच जो हवा चलती है उस हवा का नाम दे दिया जाता है गरजता चालीसा। यही जब 50 डिग्री के आसपास जब हवाएं तेज़ चलती है तो यह और गरजता चालीसा से भी तेज यह चलती है और यह जिसका नाम दे दिया जाता है प्रचंड पचासा। यह पवन जब 60 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचती है तो और तेज़ हो जाती है और इसे कहा जाता है चीखता साठा। तो 40 डिग्री के पास गरजता चालीसा, 50 डिग्री के पास जो जाती है हवा उसे प्रचंड पचासा या पछुआ पवन होती है, और 60 डिग्री के अक्षांश के पास जब ये जाती है तो इसे चीखता साठा कहा जाता है। यानी कि नीचे जाने पे हवा की वेग बढ़ने लगती है। उसके अन्य नाम जो कि दक्षिणी गोलार्ध के लिए मेंशन है। उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में पवन का जो प्रतिरूप होता है, जैसे कि यह उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवन का जो प्रतिरूप होता है वो दक्षिणावर्त यानी इस दिशा में होता है, और इधर पवन का प्रतिरूप वामावर्त यानी कि वामावर्त मतलब उल्टा दिशा में। दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें है वह बाईं ओर विचलन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन है वह बाईं ओर मुड़ जाती है। क्यों? तो यह पृथ्वी के विचलन के कारण, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, तो यह बाईं ओर जो मुड़ती है वह पवन के विचलन के कारण, यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है वह बाईं ओर विचलित हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण होता है। तो यह कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त हो जाती है। क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है बाएं ओर घूम जाती है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूम जाती है। क्यों? तो पहला कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी की घूर्णन गति और जिस पृथ्वी घूर्णन गति का जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी प्रभाव को नाम दे दिया गया है कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस प्रभाव। इसी प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है वह हवाएं अपनी बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मूव कर जाती है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिसिस बल जो है वह अधिक काम करता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर अन्य नाम दिए गए। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा। जब कोरियोलिसिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित होता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को भूस्थैतिक पवन
के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस बल जो है वो पवन के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ने लगता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। कोरियोलिस बल सबसे दूर यानी पृथ्वी है तो ध्रुव रेखा पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक काम करेगा, और जो जो यह विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो कोरियोलिस बल कम होने लगेगा और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य हो जाएगा, जीरो, यानी कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुव पर जाने की ओर बढ़ने लगता है। यानी कोरियोलिस बल कहाँ सबसे अधिक काम करता है तो ध्रुव पर, कहाँ सबसे कम काम करता है तो विषुवत रेखा पर। ध्यान रहे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागर का पश्चिमी खंड, तो पूर्वी खंड ये वाला हिस्सा हो गया, तो इसकी तुलना में महाराष्ट्र यह जो पश्चिमी हिस्सा है, यह महासागर का पश्चिमी हिस्सा जो है वह अधिक गर्म होता है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागर का पूर्वी खंड जो है वह अधिक उष्ण बनता है। जो ठंडे के या गर्मी के मौसम में जब होगा तो ये वाला हिस्सा अधिक गर्म होगा, ठंडा के मौसम में क्या होगा, पूर्वी हिस्सा अधिक गर्म होगा। तो गर्मी के मौसम में उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य जब जिधर रहेगा, अगर सूर्य इधर है तो उत्तरी गोलार्ध में है तो गर्मी के दिशा में ये ठंड होगा, ठंडा में। प्रमुख स्थानीय पवन, तो कनाडा में स्थानीय पवन को ब्लिजार्ड नाम से जाना जाता है। तो कनाडा के स्थानीय पवन को ब्लिजार्ड, तो ब्लिजार्ड किस देश में के पवन को कहा जाता है तो कनाडा के पवन को ब्लिजार्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो स्थानीय पवन है उसे कहा जाता है ब्लैक रोलर। ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन को ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। इटली के स्थानीय पवन को बोरा और सिराको कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन को फॉन नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के पवन को हरमट्टन पवन कहा जाता है और इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आने से बुखार सर्दी ये सब समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में जिस हरमट्टन को कुर्दिस्तान तो अरब रेगिस्तान में पाया जाता है, कुर्दिस्तान में, और इसे सिमुम कहा जाता है। जापान में यामो स्थानीय पवन को यामो कहा जाता है। अमेरिका में स्थानीय पवन को सेंटियाना और चिनूक यानी कि चिनूक का अर्थ होता है हिम भक्षी, यानी यह ठंडे को समाप्त करने वाला पवन होता है अमेरिका में। अर्जेंटीना में चिनूक को ही हिमभक्षी कहा जाता है और हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। अर्जेंटीना में जोंडा कहा जाता है स्थानीय पवन को। स्पेन में लेवेस कहा जाता है। स्पेन और फ्रांस में इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। सूडान में इसे हबूब कहा जाता है। मिस्र में इसे खमसीन कहा जाता है। खमसीन कहाँ कहा जाता है, मिस्र में। इराक में इसे सामल कहा जाता है और भारत में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें कनाडा में ब्लिजार्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे ब्लैक रोलर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। इटली में इसे बोरा और सिराको कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में फॉन कहा जाता है। पश्चिम अफ्रीका में हरमट्टन, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसे हरमट्टन जिसे क्योंकि डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। हरमट्टन को कहाँ चलता है, पश्चिमी अफ्रीका महादेश में ये चलता है, तो सर्दी बुखार ये सब खत्म हो जाती है इस पवन की वजह से, हवा की वजह से। बाकी कुर्दिस्तान और अरब रेगिस्तान में सिमुम कहा जाता है। जापान में यामोती भी इंपॉर्टेंट है, जापान में यामो कहा जाता है। ब्लिजार्ड भी एक इंपॉर्टेंट था। और उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर। अमेरिका में इसे सेंटियानो और चिनूक कहा जाता है। चिनूक को ही हिमभक्षी कहा जाता है, जो कि हिमभक्षी कहाँ चलती है तो अमेरिका में ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना में जोंडा, स्पेन में लेवेस, स्पेन और फ्रांस में इसे मिस्ट्रल कहा जाता है। सूडान में इसे हबूब कहा जाता है। मिस्र में इसे खमसीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्र में इसे खमसीन कहा जाता है। इराक में इसे सामल कहा जाता है और भारत में इसे नार्वेस्टर इंपॉर्टेंट है। इस नार्वेस्टर को काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख चक्रवात, कुछ चक्रवात जिसका नाम, तो अमेरिका में इस चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है, जो कि मिसिसिपी और मिसौरी क्षेत्र में आता है। ऑस्ट्रेलिया में इस चक्रवात को विली के नाम से जाना जाता है। चीन में इस चक्रवात को टाइफून नाम से जाना जाता है। जापान में इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे बागी के नाम से जाना जाता है। फुजिस स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग जो है वह हरिकेन के द्वारा क्षति को मापने के लिए किया जाता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। हवा चक्रवात के केंद्र को हवा जो है वह चक्रवातों के केंद्र में अवरोहित होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो बल है वह कम होता जाता है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी वाले चक्रवात का बल जो है वह समुद्र से दूरी होने पर कम होने लगता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो इसको ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है। यानी चक्रवात को ऊष्मा कहाँ से मिलती है, जो समुद्र का जो जल वाष्पित होता है तो वाष्पन के बाद जलवाष्प में संघनन की क्रिया होती है और संघनन से वह जलवाष्प पुनः जल बनने लगता है। और इसमें जब वह अपनी ऊष्मा को छोड़ता है, अंदर की ऊष्मा को छोड़ता है, यानी गुप्त ऊष्मा को जब छोड़ता है तो वही गुप्त ऊष्मा हवा का रूप धारण करता है और चक्रवात को मजबूत बनाता है। यानी गुप्त ऊष्मा जितना अधिक होगा चक्रवात उतना ही मजबूत होता है और समुद्र की सतह से दूर जाने पर यह चक्रवात कम होने लगता है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि समुद्र पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण चक्रवात, आंधी, तूफान का आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रहा है। ठंडी जलधाराएँ,
कुछ जलधारा है जैसे कि ठंडी जलधारा है तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है जो पेरू चिली तट पर पाया जाता है। आयोसियो भी एक ठंडी जलधारा है, यह भी पेरू चिली तट पर पाया जाता है। कैलिफोर्निया भी ठंडी जलधारा है। तो क्यूराइल, आयोसियो, कैलिफोर्निया, पेरू और हम्बोल्ट ये सभी ठंडी जलधारा के उदाहरण है प्रशांत महासागर के। तो ये पहली बात कि ये ठंडी जलधारा है, दूसरी बात ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो क्यूराइल कहाँ की जलधारा है? प्रशांत महासागर की। कौन सी ठंडी? आयोसियो प्रशांत महासागर की ठंडी, कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की ठंडी, पेरू और हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है जो पेरू और चिली तट पे पाया जाता है। वहीं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है तो क्यूरोसिवो जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो क्यूरोसिवो जो जापान के पूर्वी तट में पाया जाता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तारा जो ऑस्ट्रेलियाई तट में पाया जाता है। तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो क्यूरोसिवो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जो जापान के पूर्वी तट पर पाया जाता है। वहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाया जाता है, यह भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा है तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो लिब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। किनारी जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। वेंगुएला भी ठंडी जलधारा है और फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जो है वो अर्जेंटीना तट पर पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ठंडी जलधारा है। वेंगुएला नामीबिया अंगोला तट पर पाया जाता है और किनारी जो है वह सहारा मरुस्थल में पाया जाने वाला ठंडी जलधारा है। बाकी अटलांटिक महासागर में अनेक गर्म जलधारा पाई जाती है जैसे कि फ्लोरिडा की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। मेक्सिको की खाड़ी को यह कवर करती है। गल्फ स्ट्रीम यह एक गर्म जलधारा है, इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से निकलती है, इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम से यूरोप में गर्म हवा चलती है और ठंड का प्रभाव जो है कम होता है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। इरीमिंगर जलधारा आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट पर पाई जाती है। नार्वे की जलधारा नार्वे तट पर पाई जाती है। ये सारे गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा ब्राज़ील तट पर गर्म जलधारा है। एंटीलीज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली एक गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा है। तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा में तो अग्लुहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा और विश्वतरेखीय धारा है। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पछुआ पवन और प्रवाह। पृथ्वी के आवर्तन, वायुदाब और हवा और महासागरीय जल घनत्व महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय गर्त यानी समुद्र के नीचे का गहरा हिस्सा, महासागर का सबसे गहरे भाग, इसकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के समान मिलती है। विश्व के सबसे गहरी खाई जो है वो मेरियाना गर्त है। मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में पाई जाती है जिसका सबसे अधिक गहरा बिंदु चैलेंजर गर्त है, चैलेंजर द्वीप है। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। उसका जो जगह है उस जगह का नाम है चैलेंजर द्वीप, चैलेंजर गर्त, चैलेंजर पॉइंट। क्यूराइल खाई और एल्यूसियन खाई जापान की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा खाई, अटाकामा खाई और करेमाडेक खाई ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर तो उत्तर में और दक्षिण में। तो उत्तर में जो खाई पाई जाती है उसमें क्यूराइल, एलुसियन खाई और जापान खाई है। वहीं दक्षिण में जो खाई पाई जाती है उसमें टोंगा खाई, अटाकामा खाई और करेमाडेक खाई, ये सभी दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली खाई है। साथ में प्यूटोरिका खाई, रोमांचे खाई और साउथ सैंडविच खाई जो है वो अटलांटिक महासागर में है। सुंडा खाई या जावा खाई जिसे कहते हैं या डायमेंटिना खाई हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त या जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। मेलाया खाई आर्कटिक महासागर में स्थित है। सागरीय लवणता प्रति इकाई सागरीय जल के भार या आयतन में घुले हुए पदार्थों के भार को सागरीय लवणता कहते हैं। यानी प्रति इकाई सागरीय जल के भार या आयतन में यानी प्रति 1000 ग्राम सागर के पानी में जो पदार्थों के जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उसी को सागरीय लवणता कहा जाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र बढ़ती होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है वही क्षेत्र हेलोक्लाइन कहलाता है। सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वह भूमि है। जब नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने के वाले कारकों में प्रमुख है। यानी नदी का काम है भूमि की लवणता को सागर तक पहुँचाना। महासागरों में औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होता है। यह जो साइन है परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज मतलब 20% मतलब 100 में 20। लेकिन यही साइन जब ऐसे होगा 1, 2 और 3 तो यह प्रति 1000 ग्राम को दर्शाता है। यानी कि 35 प्रति 1000 यानी कि 35 जो है वो प्रति 1000 यानी प्रति 1000 ml पानी में प्रति 1000 ml में 35 ml जो है वह लवणता पाई जाती है। महासागरीय लवणता जो है महासागर जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड अधिकतम योगदान। सोडियम क्लोराइड महासागर के जल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समान रूप से लवणता में कमी आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है और इधर ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों पर जाते हैं तो लवणता इधर जाने पर या इधर जाने पर लवणता कम होती है। यानी सबसे अधिक लवणता कहाँ होगा? यहाँ पे। सबसे कम लवणता कहाँ होगा? ध्रुव पे। दोनों ध्रुव पे लवणता सबसे कम। तो सबसे अधिक लवणता विषुवत रेखा पे।
विश्व के सागरों एवं उच्चतम लवणता में तुर्की का वान झील दुनिया की सबसे अधिक लवणता को दर्शाता है। यहाँ पे लवणता 330 प्रति हज़ार ग्राम, यानी प्रति 1000 लीटर प्रति 1 किलो पानी में 350 ग्राम, लगभग में 330 ग्राम लवणता पाई जाती है। तुर्की के वान झील में दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाला झील है। मृत सागर में डीड सी में 238 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। साथ में ग्रेट साल्ट लेक है, इसमें प्रति 220 ग्राम प्रति हज़ार ग्राम में लवणता पाई जाती है। एक काराबुगास की खाड़ी है जिसमें 300 से 350 प्रति हज़ार ग्राम लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणीय सागर जो है वह लाल सागर है, जिसकी लवणता 36 से 41 प्रति हज़ार ग्राम है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39 प्रति हज़ार ग्राम है और कैरेबियन सागर की लवणता 35 से 36 प्रति हज़ार ग्राम है। फारस की खाड़ी की लवणता 37 से 40 प्रति हज़ार ग्राम है। प्रमुख झीलें, सतही क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मीठे पानी का झील है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल जो है, जलप्रपात जो है, यह ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। ओंटेरियो और ईरी झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है और इसी के बीच में है एक नियाग्रा जलप्रपात। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साले एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कौन है? साले एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का जो झील है, लेक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील सुपीरियर झील है, जो कि कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी साफ पानी वाली झील जो है वो बैकाल लेक है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जो झील है वो कैस्पियन सागर है। एशिया महादेश में विश्व की सबसे ऊंची नौगम यानी नौका के लिए युक्त झील जो है वो टिटिकाका झील है। पश्चिमी अफ्रीका के माली देश में स्थित लेक जो है वो फागुवीन सूख कर मरुस्थल में बदल गया है। तो कौन फागुवीन सूख लेक जो है वो मरुस्थल में बदल गया। अरल सागर में मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक संकुचित, यानी कि इसका क्षेत्र जो है एरिया कम हो गया है मानवीय क्रियाकलापों के कारण। कौन सा? तो अरल सागर। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या झीलों की रानी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का शहर कहा जाता है। भारत में उदयपुर को। ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, रेडियर लेक और विनिपेग, ये चारों झरना कहाँ है? कनाडा में। तो ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेडियर और विनिपेग झरना कनाडा में है। सुपीरियर झील जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। ह्यूरोन झील यह भी कनाडा अमेरिका सीमा पर है। ईरी झील कनाडा और अमेरिका सीमा पर है। ओंटेरियो झील कनाडा अमेरिका सीमा पर है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील। तो कौन सा झील पूर्णतः अमेरिका में पाया जाता है? तो मिशिगन झील। कौन सा झील पूर्णतः कनाडा में पाया जाता है? तो ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर और रेडियर और विनिपेग झरना। सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, ये 4 झील जो है वो कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में पाए जाते हैं। निकारागुआ, तो निकारागुआ जो झील है यह निकारागुआ में ही पाया जाता है। टिटिकाका झील तो यह बोलोविया पेरू सीमा पर पाया जाता है। नौकायन के लिए सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। मराकाइबो झील तो वेनेजुएला में पाया जाता है। मराकाइबो झील। रेड लैगून बोलोविया में पाया जाता है। बैकाल, लडोगा और ओनेगा झील जो रूस में पाया जाता है। तो बैकाल झील, लडोगा झील और ओनेगा झील तीनों रूस में पाया जाता है। साइमा झील फिनलैंड में पाया जाता है। वर्नेर झील स्वीडन में पाया जाता है। आयर और मैके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विक्टोरिया झील तो युगांडा, तंजानिया और केन्या में पाया जाता है। तो विक्टोरिया झील यहीं से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी। विक्टोरिया झील जो है कहाँ पाया जाता है? युगांडा, केन्या, तंजानिया में। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है और इसी नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है, यानी मिस्र की सभ्यता अगर फैली है तो नील नदी की वजह से। टांगानिका झील जो कि बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में यह टांगानिका झील पाया जाता है। मलावी और न्यासा में मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में मलावी या न्यासा झील पाया जाता है। ताना झील जो है वह ताना झील कहाँ पाया जाता है? इथोपिया में। अल्बर्ट झील जो युगांडा, कांगो, लोकतांत्रिक में पाया जाता है। चाड झील नाइजीरिया, चाड और कैमरून में। नाइजीरिया, चाड और कैमरून 4 देशों में चाड झील पाया जाता है। वान झील तो यह तुर्की में सबसे अधिक लवणता वाला झील है, 330 प्रति हज़ार। अभी देखिए मृत सागर डेड सी 230 प्रति हज़ार ग्राम, यह भी जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन और भूभाग वेस्ट बैंक में पाया जाता है। उर्मिया झील तो ईरान में पाया जाता है। कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर जो है वह कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, इन 5 देशों में कैस्पियन सागर पाया जाता है। कौन कौन? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान। बाल्खस झील जो है वह कजाकिस्तान में पाया जाता है। अरल सागर में उज्बेकिस्तान, और अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 देशों में पाया जाता है। नदियों के किनारे स्थित मुख्य शहर अमेरिका का शहर एक न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। अमेरिका का ही शहर है वाशिंगटन जो पोर्टमैको नदी के किनारे बसा हुआ है। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित पहला प्रोटोकॉल हुआ था। तो यह मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। असिंसियंस जो है वो पराग्वे नदी के किनारे बसा हुआ है। पराग्वे का एक शहर है। इराक की राजधानी बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के तट पर बसी हुई है। म्यांमार का रंगून शहर जो है वो इरावदी नदी के तट पर है। इरावदी को म्यांमार का गंगा भी कहा जाता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है।
लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल, और जो मर्सी नदी के तट पर है। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी सर्फी नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर है। हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है वो डेन्यूब नदी के तट पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यह भी डेन्यूब नदी के तट पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है वो मेजेनरेस नदी के तट पर है। इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर बसी हुई है। जर्मनी की राजधानी जो वान है वह राइन नदी के तट पर बसी हुई है। नीदरलैंड की राजधानी रोटरडैम जो है यह भी राइन नदी के तट पर बसी हुई है। सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड जो है वह डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। इराक की राजधानी इराक का एक शहर बसरा है, यह भी सतल अरब नदी के तट पर। मिस्र की काहिरा जो शहर है वह नील नदी के तट पर बसा हुआ है। मिस्र का काहिरा नील नदी के तट पर। सूडान का खार्तूम यह भी नील नदी के तट पर है। कांगो गणराज्य का ब्राज़ाविल है, यह भी जायरे को ही कांगो नदी कहा जाता है, उसके तट पर बसा हुआ है। नाइजर का एक शहर है नियामी, यह नाइजर नदी के तट पर बसा हुआ है। पाकिस्तान का लाहौर जो है यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। चीन का जो संघाई शहर है वह हांगफू नदी के तट पर बसा हुआ है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन, यह बसी है मेकांग नदी के तट पर। वियतनाम की राजधानी हनोई है, यह लाल नदी या रेड नदी के तट पर बसा है। विभिन्न जल संधि या जल डमरूमत यानी दो बड़े ये वाटर बॉडी यानी जल क्षेत्र को, यानी कि दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला कोई अगर जगह है तो वही कहलाता है जल संधि, जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ देता है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ देगा तो ये वाटर बॉडी। इसमें पहला आता है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ता है। किसको? बेफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जो जोड़ता है वही है डेविस जल संधि। अटलांटिक महासागर को हडसन की खाड़ी से जो जोड़ता है वही है हडसन की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि तो यह मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कहाँ है? अमेरिका और क्यूबा में पाया जाता है। फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा में, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हडसन की जल संधि अटलांटिक महासागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ता है, कनाडा में है यह। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ग्रीनलैंड और कनाडा में है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा में है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस में है। नॉर्थ चैनल जो है वह आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, आयरलैंड और इंग्लैंड में है। जिब्राल्टर जल संधि वेरी इंपॉर्टेंट। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, स्पेन और मोरक्को में है। बेरिंग जल संधि भी इंपॉर्टेंट है, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता है, रूस और अलास्का में है। बोस्पोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, तुर्की में है। टोरेस जल संधि और अफूरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में है। बॉस जल संधि दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में है। कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, न्यूजीलैंड में है। बाबल मंडेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, यमन और जिबूती में है। हारमुज जल संधि इंपॉर्टेंट है। हारमुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, ओमान और ईरान में। मलक्का जल संधि इंपॉर्टेंट है, अंडमान सागर को चीन सागर से, दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में यह है मलक्का जल संधि। पाक स्टेट तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, भारत और श्रीलंका में। मैप में ये सब देखने से ज़्यादा याद होगा, लेकिन 5-6 बार देखने से याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ 141 पश्चिमी देशांतर जो कनाडा और अलास्का को अलग करता है। 49 डिग्री समांतर रेखा है, यह अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। मैगिनॉट और सिक फ्राइट रेखा जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। हिंडनबर्ग और ओडरनीसे जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। मैनहरीन रेखा है, यह रूस को फिनलैंड से अलग करता है। 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। 17 डिग्री समांतर रेखा जो है वो उत्तरी वियतनाम 17 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करता है। डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान को अलग करता है। डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत अफगानिस्तान। डूरन रेखा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से और भारत अफगानिस्तान से दोनों को अलग करता है। डूरन रेखा एक्चुअल में डूरन रेखा तब खींची गई थी जब भारत पाकिस्तान एक था। तो भारत पाकिस्तान जब एक था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा खींची गई थी, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो यह डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बन गई। और थोड़ा सा यह भारत और अफगानिस्तान के बीच जो भी POK में है, तो ये एक तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करता है। जब भारत अफगानिस्तान को अलग करता था जब भारत पाकिस्तान एक ही था। 24 डिग्री अक्षांश से समांतर रेखा है, गुजरात के सरक्रिक और पाकिस्तान को अलग करती है। जीरो लाइन तो भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन अलग करता है। स्थल अवरुद्ध देश तो विश्व में स्थल अवरुद्ध देशों की जो कुल संख्या है वह 45 है। एशिया में स्थल अवरुद्ध देश 12 है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछता है BPSC। उत्तरी अमेरिका एवं ओशिनिया में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं। उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में स्थल अवरुद्ध देश एक भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में बोलिविया पराग्वे जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में एक भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं। ओशिनिया में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे 2 स्थल अवरुद्ध देश है। यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थल अवरुद्ध देशों में ऑस्ट्रिया, हंगरी,
लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसिडोनिया, माल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिंकटेनस्टाइन, वेटिकन सिटी और कोसावो शहर है। इसको याद करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यूरोप महादेश में ये सारे स्थल देश है। अफ्रीका महादेश में स्थल देश बुर्किना फासो, चाड, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, मलावी, दक्षिणी सूडान और स्वातनी यानी स्वाजीलैंड जिसे कहते हैं, यह भी दक्षिण अफ्रीका महादेश का स्थल देश है। एशिया के 12 ऐसे देश है स्थल देश जो कि भी इंपॉर्टेंट याद करना इंपॉर्टेंट है। एक अफगानिस्तान हो गया, भूटान पड़ोसी देश हो गया, लाओस हो गया, नेपाल हो गया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया और तुर्कमेनिस्तान। ये 12 देश एशिया के स्थल है। दक्षिण एशिया में स्थित अफगानिस्तान एकमात्र स्थलभूत देश है जिसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा इतने देशों से घिरी। विश्व का सबसे बड़ा स्थलभूत देश अगर देखें तो कजाकिस्तान है जिसकी सीमा रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पश्चिमी कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। स्थलभूत देश है कैस्पियन सागर, कोई सागर नहीं है, ये एक प्रकार का झील है कैस्पियन सागर, इसलिए यह स्थलभूत देश में आता है। दूसरा सबसे बड़ा जो स्थलभूत देश है वो मंगोलिया है। तो पहला कौन है? पहला जो स्थलभूत देश है वो कजाकिस्तान है, दूसरा जो है वो मंगोलिया है। और डबल लैंडेड कंट्री यानी कि उज्बेकिस्तान, यानी कि दो प्रकार से यह उज्बेकिस्तान जो है वह डबल लैंडलॉक कंट्री उज्बेकिस्तान है। जॉर्जिया और तुर्की की सीमा जो है एशिया और यूरोप दोनों में है। जॉर्जिया और तुर्की की सीमा एशिया और यूरोप दोनों में साझा करती है। दक्षिणी सूडान एक स्थलभूत देश है और सूडान जो सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, DR कांगो और युगांडा से चारों ओर से घिरा हुआ है। दक्षिणी सूडान सीमा से लगे प्रमुख देश तो काला सागर से तुर्की, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया लगा हुआ है। यूक्रेन जो है वह यूक्रेन की सीमा से रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा, ये 71 BPC को टारगेट लेकर बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूक्रेन की सीमा, काला सागर की सीमा किन देशों से लगती है। तो यूक्रेन की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा से लगती है। इजराइल की सीमा जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से लगती है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम तो लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। लिली का देश कनाडा को। गगनचुंबी इमारतों का नगर तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। एम्पायर की सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रोटी का कटोरा तो यह प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर तो यह इक्वाडोर के क्यूटो को कहा जाता है। एंटीलीज की मोती जो क्यूबा को कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा यह भी क्यूबा ही है। 7 पहाड़ी का नगर रोम को कहा जाता है, इटली का जगह है, शहर है रोम। शाश्वत शहर जिसको कि एटर्नल सिटी, यह भी शाश्वत शहर ही रोम है। एड्रियाटिक की रानी तो वेनिस को कहा जाता है, इटली के शहर है। यूरोप का रोगी जो है तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। स्वप्निल मीनारों वाला शहर तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड है, स्वप्निल मीनारों वाला। इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप तो यह बेल्जियम को कहा जाता है। पवन चक्की का देश तो यह नीदरलैंड है। पवन चक्की का देश। यूरोप के बारूद का पीपा तो बाल्कन को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस तो यह भी ऑस्ट्रेलिया है। लैंड ऑफ द गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अंधा महाद्वीप यानी गरीब की श्रेणी में अफ्रीका है। नील का वरदान तो यही नील का वरदान जो है वो मिस्र को कहा जाता है। नील का वरदान मिस्र को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी भूटान को कहा जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक बिजली कड़कती है। नहरों का देश तो पाकिस्तान को कहा जाता है, पाकिस्तान में सबसे अधिक नहर है। स्वर्ण पैगोडा का देश तो म्यांमार को कहा जाता है। भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। पवित्र भूमि तो फिलिस्तीन और जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। चीन का शोक वांगो नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर तो अमृतसर को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक बता दीजिए। कोसी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अरब सागर की रानी तो कोच्चि को कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा केरल कहलाता है। भारत का स्विट्जरलैंड तो कश्मीर कहलाता है। 7 टापुओं का नगर तो मुंबई है। जुड़वा नगर कहा जाए तो हैदराबाद सिकंदराबाद को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड तो गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक तो कोसी नदी। छोटा नागपुर की रानी तो नेतरहाट। झारखंड में पर्वतों की रानी भारत में मसूरी कही जाती है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहेंगे? पूर्व का वेनिस अलपुझा भारत को कहा जाता है। और हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया को कहा जाता है। हजारों हाथी का देश तो लाओस को कहा जाता है। गोरों का कब्र गिनी तट को कहा जाता है।
एशिया का पेरिस, तो एशिया का पेरिस जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ क्लोवक्सलॉन्ग तो जंजीबार तंजानिया को कहा जाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप तो त्रिस्तान डा कुन्हा को कहा जाता है। आंसू का प्रवेश द्वार तो बाब अल मंडेब जल संधि को आंसू का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। 1 घंटे में वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।